हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर मौज काट रहे होंगे। ठीक है, नहीं भी काट रहे तो सीख लो कैसे काटनी होती मौज, क्योंकि यही काम आनी है और कुछ नहीं जाना साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए छिछोरापंती बंद करते हैं और आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूँ और आपका जो गोल है उसको करीब लेके आने की जो है कोशिश करता हूँ, मतलब आपको करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ गोल के आपके। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो शरीफ साहब, ठीक है, शरीफ है नहीं वैसे वो, उन्होंने टेंडर ले लिया है एससीओ की समिट का 2027 वाली का कि हम होस्ट करवाएंगे भाई। ठीक है, इससे पहले उन्होंने 2024 के अंदर करवाई थी, 2027 में भी बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे। 2026 वाली जो है किर्गिस्तान के अंदर होगी, बिश्केक के अंदर। 25 वाली चाइना के अंदर हुई थी। ठीक है, अगर एससीओ की बात करूं, इसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको कवर भी करवाया था, इसकी मेंबर कंट्रीज वगैरह सारी, फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। इसकी 6 फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने मिलके स्टार्ट किया था, रशिया और चाइना। इसके साथ जो 4 और कंट्रीज थी वो आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 कंट्री जो जिनके पीछे स्थान लगा है, उनको छोड़ के जितनी भी स्थान वाली कंट्रीज हैं, यानी 4 बच गई बाद में, ठीक है, वो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थे। बाद में 2017 के अंदर जो है पाकिस्तान और इंडिया ने एंट्री मार ली। फिर 2023 के अंदर ईरान एंट्री मार गया। ठीक है, 24 के अंदर बेलारूस ने एंट्री मार ली भाई। इसी के साथ इसके जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या 6 से बढ़ के 10 हो गई। ठीक है, और उन 10 के अलावा 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं इसके और 14 जो है डायलॉग पार्टनर हैं। इसी के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से 26 नेशन की फैमिली बन गई है। ठीक है, इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में जब मैं इस समिट की बात कर रहा था, चाइना वाले की, जब चाइना ने होस्ट किया था समिट को, तो मैंने आपको बताया था कि एशियान जैसे, तुर्कमेनिस्तान जैसे जो है गेस्ट अटेंडीज भी हैं भाई। ठीक है, आगे बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, चाइना के अंदर। और रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ लोकेट करता है, ताशकंद के अंदर। ताशकंद मतलब उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं कि वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को हर साल। और ये एक डेडली वायरस है, किसी जानवर के सलाइवे से जो ये आपके अंदर आ सकता है, और अगर तुरंत इलाज ना करवाया जाए या पहले वैक्सीनेटेड नहीं आप, तो आपकी डेथ भी हो सकती है भाई। ठीक है, तो अब की बार जो थीम थी वर्ल्ड रेबीज डे की, वो थी एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल जो है उसने इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड रेबीज डे को 2007 के अंदर, और WHO ने जो है इसको रिकॉग्नाइज कर दिया भाई। 28 सितंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, जिन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी रेबीज की, उन्हीं की याद में जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1895 28 सितंबर को जो है उनकी डेथ हो गई थी भाई। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हर साल वर्ल्ड हार्ट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 29 सितंबर को। ठीक है, एक तरीके से प्राइमरी ऑर्गन है, ये आपको पता ही है। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, दिल के ऊपर इतने गाने बने हुए, कभी दिल टूट जाता है, कभी दिल जुड़ जाता है, कभी दिल किसी पे आ जाता है। ठीक है, अगर आप दिल के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो बायो की क्लास है हमारे चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। मिलन खरब सर ने जो है करवा रखा है, बड़ा अच्छे से टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको बताया दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑर्गन कैसे काम करता है, बाकी सब ये जो गानों वाणों वाली बात है ना, थोड़ा एक बार गानों तक ही सीमित रहने दो। ठीक है, आगे अगर बात करूं इस पे, तो थीम अब की बार वाली थी डोंट मिस ए बीट, एक भी बीट मिस ना हो वरना आप मिस हो जाएंगे वर्ल्ड से ही।
ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया जाए तो 1999 के अंदर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के जो है उसने WHO के साथ मिलके इस डे को जो है इस्टेब्लिश किया था भाई। इसके पीछे आइडिया किसका था? एंटोनी बेस दे लूना, जो कि इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे 2 साल 3 साल 97 से 99 तक। उन्होंने बोला कि चलो ऐसा कुछ करके एक डे और जोड़ देते हैं, ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है सेलिब्रेट कर लिया जाएगा। चलो बोला कर लें, कोई बात नहीं है। पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया? 24 सितंबर को 2000 को। ठीक है, अनटिल 2011 तक जो है वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो कब मनाया जाता था? सितंबर के लास्ट संडे को। ठीक है, 2012 के अंदर वर्ल्ड के लीडर्स ने मिलकर ये कमिटमेंट किया कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज को 25% कम जो है कर देंगे 2025 तक। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कैसे? जो मतलब छूने से फैले ना, ठीक है, स्पर्श एक दूसरे के साथ हो कोई इंसान, ठीक है, हवा से ना फैले। जैसे आपका बीपी है, बीपी अगर किसी को है या कोई और ऐसी डिजीज किसी को है तो ऐसे नहीं है कि भाई दूसरे वाले के साथ के अंदर वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ खाना खाने से, उसके छूने से, हवा में ऐसे नहीं फैलती। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं इमोशंस की तो कई बनी हुआ अगर को जो आदमी जमाए घटिया लागदा उसने देख दे बीपी बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे भी ट्रांसफर हो जाती है डिजीज। ये झूठी बात कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल को होती है कम्युनिकेबल डिजीज। मेरी बात मानना, इनकी डेफिनेशन वही है नॉन कम्युनिकेबल की जो मैंने आपको पहले बताई। जॉक्स अपार्ट। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस डे को जो है मनाया जाता है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि IIT मद्रास और बम्बे बड़ी ब्रिलियंट IITs हैं हमारी। वैसे तो इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं हमारे, लेकिन मद्रास को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है किसके अंदर? UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भाई। ठीक है, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, ये ध्यान रखना। ऑयल एक्सप्लोरेटरी वेल जो कि विजयपुरम 2 लोकेटेड अबाउट 17 किलोमीटर फ्रॉम अंडमान शोर लाइन एनकाउंटर्ड नेचुरल गैस। अंडमान की जो शोर लाइन है, मतलब समुद्र का किनारे से कुछ किलोमीटर दूर जो है कुछ गैस का रिसोर्स मिला है, नेचुरल गैस का। ठीक है, बल्ले बल्ले ढोल बजाओ भाई। ठीक है, इनिशियल जो प्रोडक्शन टेस्ट जो है उसमें ये आया है कि कुछ गैस के पार्टिकल्स जो है मिले हैं हमें। ठीक है, और गैस सैंपल के अंदर ये पता चला है कि 87% जो है मीथेन है। ठीक है, जो कि नेचुरल गैस का होना कंफर्म करती है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें एक्सप्लोरेशन कंटेक्स्ट इन अंडमान रीजन, इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि अंडमान एरिया के अंदर ही क्यों एक्सप्लोरेशन चल रही है। तो नेचुरल गैस की जो बेल्ट्स हैं जो कि आपकी कहाँ तक आई हुई हैं, अगर मैं बात करूं म्यांमार टू इंडोनेशिया तक एक्सटेंड करती हैं। तो उस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंडमान के आसपास भी अगर नेचुरल गैस रिसोर्स मिल जाते हैं, ठीक है, रिजर्व्स मिल जाते हैं, तो इंडिया के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगी ये चीज़ें। ठीक है, बोथ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हैव बीन एक्टिव इन प्रोबिंग दीज ऑफशोर ब्लॉक्स अंडर दी ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों जो एजेंसी है, ऑयल एजेंसी और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, दोनों लगी पड़ी हैं कि जैसे तैसे यहाँ एक रिजर्व मिल जाए। ठीक है, और इसके लिए पॉलिसी के लिए काम भी चल रहा है भाई आगे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का जो गोकुल जलाशय है और उदयपुर की जो झील है वो रामसर साइट के अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं। और इसी के साथ हमारा टोटल नंबर जो रामसर साइट का जो है बढ़ के 93 हो गया है भाई। ठीक है, दरअसल रामसर साइट्स क्या है, ये वेटलैंड होती हैं। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था, कहाँ? रामसर शहर के अंदर। रामसर शहर कहाँ है? ईरान के अंदर भाई। ठीक है,
ये कन्वेंशन हुई थी और लगभग यूं मान के चलो कि 170-75 कंट्रीज के आसपास, 78 कंट्रीज के आसपास इसके जो है कन्वेंशन के मेंबर हैं भाई, ठीक है। और हर कंट्री को मिनिमम एक जो रामसर साइट जो है वो कन्वेंशन के अंदर जो है रजिस्टर करवानी होती, कम से कम एक, ठीक है। तो अगर बात करें गोकुल जलाशय की जो बिहार के अंदर है, तो ओक्सबो लेक लोकेटेड ऑन द सदर्न एज ऑफ रिवर गंगा। जो रिवर गंगा का साउथ का हिस्सा है वहां ओक्सबो लेक है। एक ओक्सबो लेक किसको बोलते हैं, जैसे ये रिवर है, ठीक है। तो जब पानी का बहाव बढ़ता है, ठीक है, तो ये जो मोड़ है इसका, यहाँ प्रेशर लगता है भाई, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं मिएंडरिंग। मिएंडरिंग मतलब बल खाती हुई चलना, जैसे बोलते हैं ना गानों के अंदर बल खांदी चल लो, वैसे वाला काम है, ठीक है। मिएंडरिंग के दौरान जो है, जो मिएंडरिंग पॉइंट होता है ये मोड़, पानी के प्रेशर की वजह से ये कट कट के थोड़ा सा इसका पाथ जो है ऐसे होने लग जाता है भाई, ठीक है। ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये पाथ और वाइड एरिया जो है कवर कर लेता है। लेकिन जब प्रेशर जो है वाटर का वो कम हो जाता है तो वापिस ओरिजिनल जो कोर्स के ऊपर आ जाती है ये रिवर, और ये जो यहाँ जो एक लेक टाइप की जो है वो छोड़ देता है बना के। उस लेक को क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ओक्सबो लेक जो कि सदर्न जो एज है गंगा की उसके पास है, ठीक है, और उसी को गोकुल जलाशय बोला गया है। एक तरीके से नेचुरल बफर है, फ्लड वगैरह के दौरान जो है ये एक बफर का काम करती है, ठीक है। और लगभग 50 के आसपास जो स्पीसीज है बर्ड्स की, उनके लिए एक हैबिटेशन है, वहाँ हैबिटेशन सेंटर बना हुआ है वो, ठीक है। 2025 जो वाटर बर्ड सेंसस हुआ था गोकुल जलाशय एंड एडजेसेंट बक्सर स्ट्रेच ऑफ द गंगा रिकॉर्डेड नियरली 3,500 वाटर बर्ड्स अक्रॉस 65 स्पीसीज। मतलब जो ये सेंसस हुआ था 2025 वाला, उसके अंदर ये गोकुल जलाशय के अंदर पाया गया कि 3500 जो वाटर बर्ड्स जो हैं 65 स्पीसीज की, वो यहाँ हैबिटेट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उदयपुर झील की, जो दूसरी रामसर साइट जो है ऐड हुई है, ये कहाँ लोकेट करती है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के अंदर ही, ठीक है। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये लाई करती है। ये भी एक तरीके से ओक्सबो लेक ही है। अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की इसकी, तो लगभग 280 जो प्लांट स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं भाई, ठीक है। ये मैप दिखा रहा है कि रामसर साइट जो इंडिया की है किस स्टेट के अंदर कितनी है। 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ एक भी रामसर साइट नहीं है। कौन कौन से हैं ये, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर कोई भी रामसर साइट नहीं है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न के भी 2 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है। सिक्किम के अंदर एक ही रामसर साइट है, असम के अंदर एक रामसर साइट है, मणिपुर के अंदर भी एक ही है, मिजोरम के अंदर भी एक ही है, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर भी एक ही है, ठीक है। बाकी जो नागालैंड और वो एक और बच गया, ठीक है, उसके अंदर जो है नहीं है भाई कोई भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है नहीं है रामसर साइट, यस नहीं है, कंफर्म्ड, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रामसर साइट है इंडिया की, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। 4 स्टेट मैंने आपको ऐसे बताया कि एक भी रामसर साइट नहीं है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसके अंदर 20 यानी मोस्ट सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट जो है इंडिया की तमिलनाडु के अंदर है। चलिए जी, रिसेंटली जोफ्री हिंटन जो एक एआई पायनियर है, नोबल लॉरिएट है, नोबल प्राइज मिला हुआ है इनको, उन्होंने वार्न किया है कि एआई जो है डिस्पैरिटी फैलाएगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर हैं, वही प्रोग्रेस करेंगे और अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा, गरीब आदमी और गरीब
होता जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एंजल्स पॉज। एंजल्स पॉज में क्या होता है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो उसका फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा होता है, लेकिन उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनकी इवन वेज भी जो है स्टेगनेंट हो जाती, वेज भी बढ़ती नहीं, जो उनका भत्ता होता है वो बढ़ता ही नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंजल्स पॉज। ठीक है, और ये किसने टर्म जो है पॉपुलराइज की थी? रॉबर्ट एलन ने 2009 के अंदर। ठीक है, अगर देखा जाए हिस्टोरिकल इसका एग्जांपल, तो इंडस्ट्रियल बूम आया था ब्रिटेन के अंदर और वेजेस जो हैं वो एक तरीके से स्टैग्नेंट कर गई थी भाई, वो वेजेस बढ़ी ही नहीं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान के चलें कि फिलीपींस के अंदर एआई बूस्ट प्रोडक्टिविटी इन सेक्टर लाइक बीपीओज एंड कॉल सेंटर, लेकिन जो भत्ता है काम करने वालों का जो रोजगार भत्ता है वो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, उनकी तनख्वाहें कौन बढ़ी बेचारे की। हिस्टोरिकल बेसिस की बात करें, ब्रिटेन के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ गया था और पॉवर्टी जो है वर्कर्स की, उसमें कुछ खासा सा इम्प्रूवमेंट जो है देखने को नहीं मिली। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, पीडब्ल्यूसी ने जो एक ये एंटिटी है उसने एस्टिमेट किया है कि एआई जो है लगभग 15.7 ट्रिलियन जो है ऐड कर देगा इकोनॉमी ग्लोबल जीडीपी के अंदर 2030 तक। ठीक है, लेकिन जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ यूएस, चाइना और बड़ी जो कंट्रीज हैं उनको ही मिलेगा, बाकी तो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे आईएमएफ ने जो है उसने भी 2024 में एस्टिमेट लगाया था कि 40% जॉब जो है वर्ल्ड वाइड और हाफ इन एडवांस्ड इकोनॉमी जो है वो एआई जो है खा जाएगा भाई। लेकिन रिसेंटली ये भी बोला जा रहा है कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, वो लोग खा जाएंगे जिनको एआई का यूज करना आता होगा। ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो इसी चीज को जो है दूर करने के लिए स्किल्स एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम चले हुए हैं। सिंगापुर के अंदर चला हुआ है स्किल फ्यूचर के नाम से, और अबू धाबी के अंदर एमबी जोआई के नाम से जो है एआई फोकस जो है कोर्सेज जो लॉन्च किए हुए हैं, ताकि लोग स्किलफुल हो और एआई का फायदा, एक लेजिटिमेट फायदा जो है एआई का, सस्टेनेबल फायदा जो है हर किसी को मिले और एक पैरिटी बनी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है। रिसेंटली परप्लेक्सिटी करके एक जो चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है, उसकी ऐड मैंने देखा, मेरे सामने आई कि वो जो ऐड कर रहा था वो बंदा बोल रहा होता है, अच्छा अगर आपका स्कूल का काम नहीं हो रहा है तो आप इस पे अपलोड कीजिए और आपको आंसर मिल जाएंगे। अबे ऐसे आंसर नहीं चाहिए। और बच्चों को मना भी करना आप लोग कि यूँ नहीं है कि मैथ की एक्सरसाइज उसमें चढ़ा दी और वहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करके और कॉपी में टेप दिए। आपको ये वर्कलोड इसलिए नहीं दिया जाता कि आप बस कॉपी काढ़ी करो। स्कूल के टाइम में, स्कूल फेज में जब बच्चा होता है उसको इसलिए काम इसलिए दिया जाता है कि वो खुद के का ब्रेन जो है उसका इस्तेमाल करे, अपनी विधानसभा का इस्तेमाल करे। ठीक है, ये परप्लेक्सिटी वगैरह के अंदर किया अपलोड और आंसर निकाल लिए और वो कॉपी में चेप दिया, तुम्हारा खुद का तो दिमाग लगा ही नहीं फिर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐड के झांसों में मत आना। हाँ, और बहुत काम हो सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आप जो है एआई से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइफून बुआलोई जो है विंड्स की स्पीड 133 किलोमीटर पर आवर की तक ले आया है वो, और वियतनाम में हिट कर गया। ठीक है, अगर टाइफून की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, तूफान बोल दो इसको। ठीक है, और डेवलप्स ओवर दी नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, स्पेशली बिटवीन 180 डिग्री से 100 डिग्री ईस्ट के दौरान तरफ। ठीक है, और ये इनवर्ड सर्कुलेशन होता है विंड का, जो लो प्रेशर एक एरिया जो है क्रिएट हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जब समुद्र के ऊपर जो है टेम्परेचर जो है आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे हवा ऊपर की तरफ जाती है और एक लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है, और जो इनवर्ड जो सर्कुलेशन विंड का स्टार्ट हो जाता है, उससे जो है ये टाइफून जो है क्रिएट होता है भाई। इसके साथ थंडरिंग वगैरह
और बैड वेदर इसके साथ में देखने को मिलता है। जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन है उसको बोलते हैं आई बोलते हैं स्टॉर्म की, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स जो है, यानी कोरियोलिस फोर्स किसको बोलते हैं, जब अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। वो रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इस साइक्लोन को, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर देगा साइक्लोन को, और क्लॉकवाइज कैसे कहाँ रोटेट करेगा, वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भाई, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने आपको जो है बता दिया। रीजनल नेम अलग अलग नामों से, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको टाइफून कहाँ बोलते हैं, पैसिफिक और चाइना सी के अंदर। हरिकेन कहाँ बोलते हैं, कैरिबियन और अटलांटिक के अंदर। टोर्नाडो कहाँ बोलते हैं, यूएसए एंड वेस्ट अफ्रीका के अंदर। विली विली ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन के अंदर बोलते हैं भाई इसको। ये मैंने आपको यहाँ दिखा भी रखा है, ये विली 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 ऐसे जीव निकले बैठा है, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्यों होते हैं, एक तो सी राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर है समुद्र का वो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन शिफ्ट हो रहा है भाई काफ़ी, ठीक है। जो सर्कुलेशन है, जो एटमॉस्फेरिक अलग अलग से जैसे सेल्स बना रखे हैं, ठीक है, उनको हैडली सेल बोलते हैं। मैं जब आपको ज्योग्राफी के अंदर एटमॉस्फेयर करवाऊंगा, मानसून वगैरह सब कुछ करवाऊंगा, तब उन सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो शिफ्ट होते हैं जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से, उनकी वजह से भी ये चीज़ होती है। और एल नीनो और ला नीना करके दो प्रोसेस ऐसी हैं जो हमारे मानसून पे भी इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। उनकी वजह से भी जो है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है पैसिफिक के अंदर वो है चेंज होती रहती भाई। ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी टाइफून की, तो लॉन्ग कोस्टलाइन एंड प्रोक्सिमिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टू द वार्म पैसिफिक करंट्स, ठीक है। ये पैसिफिक करंट्स जो हैं वो वार्म वाले, वो ज़्यादा कंडीशंस को वल्नरेबल बना देते हैं कि वहाँ जो है टाइफून वगैरह क्रिएट हो, ठीक है। और वीकर लैंड सी टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। जो लैंड का टेम्परेचर है और जो सी का सरफेस का टेम्परेचर है, उनके बीच का डिफरेंस जो है उसकी वजह से भी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है ये क्रिएट होने का। चलो जी, इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एट द 37th ICC मैब सेशन, ठीक है। ICC मैब मतलब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है बोलते हैं ICC को, मैन एंड बायोस्फीयर इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। उस सेशन के अंदर जो है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के अंदर जो है शामिल कर लिया गया है भाई, ये जो है न्यूज़ है, ठीक है। और इसको 3 जो रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो कोर हो गया, ठीक है, और आई थिंक मैं सही बता रहा हूँ ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हाँ ट्रांस हो गया, कोर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर इंटीग्रेटिंग इस रिजर्व के अंदर और क्या क्या आता है, पिन वैली नेशनल पार्क, कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल वेटलैंड इसके अंदर आते हैं भाई, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर लाहौल स्पीति के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अल्टीट्यूड कितना है, ऊंचाई कितनी है, लगभग 3300 से 6600 मीटर, ठीक है। टेरेन कैसा है, भूमि कैसी है वहाँ, ठीक है। प्लेच्यू है, ग्लेशियल वैली है, अल्पाइन लेक्स हैं, हाई अल्टीट्यूड पता ही है, ठीक है। हिस्ट्री अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 के अंदर, ठीक है। और इंक्लूड किया गया है यूनेस्को WNBR के अंदर 2025 के अंदर, ठीक है।
फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट साइट है ये भाई, जो इस नेटवर्क के अंदर जो है शामिल हुई है। फ्लोरा फोना की बात चल रही है अलग अलग, ये आपके काम की चीज़ है नहीं। अगर बात करें इंडियन एंड यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 13 जो हैं WNBR के अंदर शामिल हैं। ठीक है, ग्लोबल की बात करें तो लगभग 785 साइट्स हैं 142 कंट्रीज़ की। ठीक है, और यूनेस्को ने 26 जो रिजर्व है 2025 में इस WNBR के अंदर ऐड किए हैं, जो कि सबसे बड़ा नंबर है अब तक का 20 सालों के अंदर। ये रहा। ये कोर जोन, ट्रांस जोन, एक्सटर्नल जोन, ये ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड भी कर रखा है इसको। चलिए जी, नेक्स्ट एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट इंडिया का जो फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, उसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं भाई। 28 सितंबर 2015 को जो है ये लॉन्च हुआ था PSLV C30 के तहत। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसेट। और मल्टी वेवलेंथ का मतलब है कि एक्सरे के थ्रू, ठीक है, यूवी रेज के थ्रू, सॉफ्ट एक्सरे के थ्रू, विजिबल जो वेवलेंथ है उनके थ्रू जो है ये ऑब्जर्व करता है स्पेस को। ठीक है, और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इसरो का। ठीक है, और एंड प्रीमियर इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट विद इंटरनेशनल पार्टनर, जैसे कनाडा और यूके जो हैं पार्टनर हैं इसके अंदर। लॉन्च मैंने बता दिया 28 सितंबर 2015 को हुआ था। लॉन्च साइट कहाँ थी? ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर, यानी आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, वहाँ से लॉन्च हुआ था। इसका एम मैंने बता दिया कि जो मल्टीपल जो वेवलेंथ है उनके थ्रू जो स्पेस को जो है ऑब्जर्व करना। फीचर्स ये दे रखे हैं, ये कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासे इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने डाल दिए पता नहीं क्यों, शायद मैं नींद में था। ठीक है, डिस्कवरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? सॉल्व ए पजल अबाउट रेड जियांट स्टार्स अनयूजुअल ब्राइटनेस। जो एक जो लाल सा सितारा चमकता रहता है वो अनयूजुअल सी ब्राइटनेस की जो है उसका, उसके पजल को सॉल्व किया। ठीक है, और ब्लैक होल पे भी काम कर रहा है ये। ठीक है, वैसे दरअसल इसकी मिनिमम जो टाइम माना गया था 5 साल के लिए माना गया था, लेकिन वो एक्सीड करके डबल टाइम तक ये क्रॉस गया, अभी भी भाई चल ही रहा है। ठीक है, बढ़िया चीज़, गुड। 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, वेरी गुड जी। ये एस्ट्रोसेट। ठीक है, चलिए जी अगली। मूसी रिवर में बाढ़ आ गई है भाई। मूसी रिवर जो हैदराबाद के अंदर से निकलती है, हैदराबाद यानी आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मूसी रिवर के लोड की वजह से जो ओस्मान सागर और हिमायत सागर, ये एक आर्टिफिशियल लेक है दोनों। ठीक है, ये इसलिए बनाई गई थी कि इस रिवर का पानी यहाँ स्टोर किया जा सके और एक तरीके से पीने का पानी का जो रिजर्व बन सके आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, इस रिवर में ज़्यादा पानी आने की वजह से इन जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं ओस्मान सागर और हिमायत सागर, उनके अंदर पानी भर गया और फ्लड आ गया हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अगर मूसी रिवर के ऊपर कुछ बात करें तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मैंने आपको एक 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ थी, पुणे टू बॉम्बे का जो हाईवे है उसके साथ साथ जो वहाँ की स्टेट जो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कर रहा था स्टेट की अथॉरिटी वहाँ पे, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक रिवर है भीमा जो कि कृष्णा के अंदर आके मिलती है। लाइकवाइज जो मूसी रिवर है वो कृष्णा के अंदर आके मिलती है भाई। ठीक है, और मूसी रिवर को और क्या बोला जाता है? मुचुकुंदा और मुसुनुरु रिवर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, हैदराबाद से निकलती है और एक तरीके से हैदराबाद को नए और पुराने हैदराबाद के रूप में डिवाइड करती है भाई। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अनंतगिरी हिल्स के ऊपर से जो है ओरिजिनेट होती है, जो कि
विकाराबाद तेलंगाना में है ये हिल्स, ठीक है। और फ्लोज थ्रू कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तेलंगाना के अंदर, और साउथ की तरफ जो है टर्न कर लेती है चित्तलूर के अंदर, ठीक है। कृष्णा रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है ये, वदपली के अंदर, जो कि पास है किसके, मिरियालगुदा, ठीक है, नालगोंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई, ठीक है। ट्रिब्यूटरी इसकी जो है कृष्णा रिवर, डेक्कन प्लेट्यू रिवर सिस्टम में जब आपको करवाऊंगा ये रिवर सिस्टम, ठीक है, तब आपको अच्छे से मैं करवाऊंगा, मुझ पे भरोसा रखिए, ठीक है। ये सारा हो ही गया, मैंने ओस्मान और इनके बारे में बता दिया। यहाँ इस मैप के थ्रू बताया जा रहा है, ये जो है इसका कैचमेंट एंड कैचमेंट एरिया है रिवर का, कृष्णा रिवर का। कैचमेंट एंड कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं भाई, भाई उसकी वजह से कितने एरिया को पानी मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मूसी रिवर है, ठीक है, ये पूरी कृष्णा रिवर ईस्ट फ्लोइंग जो है इसके अंदर आके मिल जाती है, हैदराबाद के अंदर जो है मूसी रिवर है, ठीक है। चलिए जी, बस खत्म, आज के मुख्य समाचार यहीं खत्म होते हैं। मैं मनमोहन आपको फिर मिलूंगा, फिर अगली नई क्लास के अंदर नई न्यूज़ लेके। तब तक के लिए आप बने रहिए आई थिंक क्लास के ऊपर और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।